जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि 23 तारीख को बीएड एंट्रांस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ हिंदी का, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अंत तक बने रहिएगा और आप अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और अंत जो है ये हिंदी का जो प्रश्न मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले जो 23 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है कन्नौजी, नागरू, अवधी और तेलुगु। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा सोचने के लिए। आप अपना आंसर उस समय सोच सकते हैं और अपने एक कॉपी में लिख सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और जो दूसरा प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि नवीन विकसित है। और इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है क, ग, उ और उ, ए और औ, स और स। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ख और ग। इसके लिए आपको राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या है। और तीसरा जो है वो है कि तपोवन किस संधि का उदाहरण है। और इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी है अयादी स्वर संधि। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तपोवन किस संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगर आपको संधि में कन्फ्यूजन है या जो भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वह टॉपिक आपको क्लियर करवा दूंगा अच्छे से पढ़ा के। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और चौथा जानते हैं कि चौथा जो क्वेश्चन है वो है ये कौन सा शब्द योगरूढ़ है। ठीक है, कौन सा शब्द योगरूढ़ है। और इसका ऑप्शन जो दिया गया है पवित्र, कुशल, विनिमय और जलज। और इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलज। ठीक है, यानी जलज जो शब्द है वो क्या है, योगरूढ़ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप आंसर इसका 5 कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो फिर 5 भेद होते हैं। चलिए हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। और छठा प्रश्न है कि अंगूठी का नग होना, मतलब ये एक मुहावरा है जिसका आपको आंसर करना है। तो साथियों मुझे बताइएगा कि कमेंट में कि अगर आपको मुहावरा में प्रॉब्लम है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट मुहावरा भी करवा दूंगा ये सेशन में। ठीक है, आज आपको, ताकि आने वाले जो 23 तारीख का एग्जाम है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो मुहावरा से रिलेटेड। तो छठा प्रश्न है कि अंगूठी का नग होना। और इसके लिए ऑप्शन दिया गया है बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, अनुरूप जोड़ा होना। और ये इसका जो राइट आंसर होगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुरूप जोड़ा होना। ठीक है, अंगूठी का नग होना मतलब अनुरूप जोड़ा होना। सातवां प्रश्न है कि जो ममत्व से रहित हो। ममत्व से रहित हो मतलब जिसमें साथियों कह सकते हैं मातृत्व का जो ये गुण नहीं हो। तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है निरामय, ऑप्शन बी निर्मोही, ऑप्शन सी निर्मम और ऑप्शन डी निष्ठुर। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्मम। ठीक है, इसका जो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्मम, जो ममत्व से रहित हो। ये अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द है, तो ये भी आप एग्जाम में कर लीजिएगा क्योंकि ये इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आते हैं पर्यायवाची पर। पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हो गया, ये सब आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा साथियों, क्योंकि एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया 8वां प्रश्न कि असुर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं है, आपको ये ध्यान देना है। और आपको ये नहीं कि आप कौन सा है और पहला टिक मार के आपको निकल जाना है, ऐसा नहीं करना है। तो असुर का पर्यायवाची देखिए कौन सा नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है दनुज, दानव, मनुजाद और ऑप्शन डी है अमर। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमर। अमर जो है वो असुर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। और 9वां प्रश्न है कि प्रतिदिन शब्द किस समास का उदाहरण है। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ जो है मतलब चैनल में पढ़ाऊँगा, चाहे जो भी हो जाए, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रश्न इस सबसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं इसको आपको कंप्लीट कर दूंगा ताकि कहीं से भी प्रश्न दे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो देखिए प्रतिदिन पूछ रहा है कि प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है।
इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष, कर्मधारय, अविभाव और दिगु। और इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविभाव समास का उदाहरण है प्रतिदिन। चलिए हम लोग नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखते हैं। और 10वां प्रश्न के निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है, क्रिया विशेषण पूछ रहा है। देखिए सभी से एक एक प्रश्न पूछा गया है। चाहे आप संज्ञा देख लीजिए, उपहास देख लीजिए, पर्यायवाची देख लीजिए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द देख लीजिए, सभी से एक एक प्रश्न को शामिल किया गया, यानी आपको हर एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूछा है कि क्रिया विशेषण कौन सा है, तो आपके लिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सूर्योदय, नीला, विगत और धीरे धीरे। और इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है, जो विशेषता बतलाता है, धीरे का विशेषता है धीरे चलना। ठीक है, मतलब 11वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उनमें से कारक के सही भेद को पहचानिए। देखिए कारक को भी शामिल कर दिया है। 11वां नंबर जो प्रश्न है उसमें बोल रहा है कारक को पहचानने आपको बोल रहा है। और इसमें लिखा कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप कारक को थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। संबोधन में क्या होता है कि जिसका संबोधन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक, क्योंकि इसमें बोला गया हे प्रभु, प्रभु का संबोधन किया गया। ठीक है साथियों, बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बिना पढ़े आंसर कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 12वां नंबर प्रश्न। और 12वां नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। देखिए, और इसके लिए ऑप्शन 1 है माता, प्राण, लड़का और किताब। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राण। प्राण क्या है, बहुवचन शब्द है। ठीक है, यानी वचन को भी शामिल किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न देखते हैं। और 13वां क्या है साथियों, 13वां जो है 13वां, 14वां और 15वां, यहाँ 3 जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो आपको गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश को बारीकी से पढ़ना है और उसका आंसर करना है। तो चलिए हम लोग इसका गद्यांश पहले पढ़ते हैं। देखिए शुरुआत है, नेपोलियन यूरोप का महान विजेता व सेना नायक था। फ्रांसीसी क्रांति के समय वह सम्राट, फ्रांस का सम्राट बना। यानी फ्रांसीसी क्रांति जब चल रहा था तब वह फ्रांस का सम्राट बना। उसने अपने बाहुबल तथा सैन्य बल से न केवल फ्रांस की उसके शत्रुओं से रक्षा की, वरन उसने संपूर्ण यूरोप को आतंकित कर उसे नतमस्तक कर दिया। ठीक है, नतमस्तक कर दिया। ट्रेफल्गर और वाटरलू के युद्धों में वह इंग्लैंड से पराजित हुआ। अंत में उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के द्वीप में भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ये हम लोगों ने गद्यांश बढ़िया से पढ़ लिया। अब हम लोग इसका आंसर करते हैं। देखिए अब इसका आंसर आराम से हो जाएगा। अब यहाँ 13वां नंबर प्रश्न पूछा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय नेपोलियन, ठीक है, क्या था। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति के समय नेपोलियन क्या था, तो वह फ्रांस का राजा बना था। हम लोगों ने गद्यांश में देखा था। तो देखिए कितने इजीली वे में हम लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों, आप लोगों को बस गद्यांश बढ़िया से पढ़ना है। बहुत सारे मित्र करते क्या हैं कि प्रश्न को देखते ही डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, पहले उसे फेस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस प्रश्न का क्या स्टेटस है। अब देखिए 14वां प्रश्न पूछा है कि नेपोलियन की मृत्यु तो कहाँ पे हुई थी। तो हम लोगों ने देखा था कि सेंट हेलेना द्वीप में उसकी मृत्यु हुई थी, जहाँ उसको भेज दिया गया था। तो कितने आसान से हम लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है 5वां कि ट्रेफल्गर के युद्ध में क्या हुआ था, तो पराजित हुआ था। किससे पराजित हुआ था, इंग्लैंड से पराजित हुआ था। कौन, नेपोलियन। तो याद रखिएगा नेपोलियन की पराजय हुई थी साथियों। ठीक है, आपको याद रखना है कि ट्रेफल्गर और जो वाटरलू का युद्ध था उसमें नेपोलियन पराजित हुआ था इंग्लैंड से। तो साथियों यहाँ पे आपका जो ये सेशन है समाप्त होता है। आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं वो भी इसको कंप्लीट कर सकें। और मैं आपको इस चैनल में बीएड से संबंधित जो भी हिंदी के इंपॉर्टेंट है, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, अनेक शब्दों के एक शब्द है, सारा कंप्लीट कराऊंगा। तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।